ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद चैप्टर नंबर 5 में आज आपके सामने एक नई सुबह, एक नई एनर्जी के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेटे, हम कर रहे हैं NISM के 5A सीरीज की बातें कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं एंड टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 5। 4 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए विद द हेल्प ऑफ ऑल लेटेस्ट रिलेशनशिप्स। मैं आज अपनी होश में एक नया चैप्टर, नई शुरुआत करने जा रहा हूं। उसका नाम है चैप्टर नंबर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बेटे, आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से नहीं किया या ये चैप्टर आपको नहीं पता है तो आप पास शायद आपका होना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आप जनरली जब देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में तो आज ये चैप्टर आप उसको रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आप स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बातें होंगी। We have already seen in chapter number 2 that we have different types of schemes. अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं। इक्विटी की 11 हैं, डेट की 16 हैं, फिर हाइब्रिड की 6, अलग अलग देयर आर 50 स्कीम्स। तो उन स्कीम्स की इंफॉर्मेशन, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में वो पानी देने से पहले ना आपको मेन्यू कार्ड दे देता है, भैया ये पढ़ लो, ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, ये खाने को है, ये स्टार्टर्स हैं, ये लंच है, ये डिनर है, ये सूप है, ये हार्ड ड्रिंक्स है। आपको पूरा का पूरा ब्यौरा पहले वो इंफॉर्मेशन देता है। दैट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। सिमिलरली आप एक हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने वाले हो तो यू शुड गेट सम इंफॉर्मेशन फॉर दैट फर्स्टली। तो बेटे, आज का वो जो चैप्टर है ना, उसका नाम है स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं। मैं आपके लिए ये सारे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं फुल एनर्जी के साथ, है ना। आज का ये जो चैप्टर है ना बेटे, बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। मैंने इसमें, मुझे ऐसा लगता है आई विल बी टेकिंग 3 और 4 लेक्चर्स, 3-4 लेक्चर्स में हो जाएगा, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बट सवाल ये आता है कि अगर आप मेरी कहानी को ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात को समझेंगे, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वर्कबुक और ये पीपीटीज और क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। बेटे, आज कमर सीधी करके बैठना जरूरी है। आप प्लीज कमर सीधी कीजिए, रजिस्टर ओपन कर लीजिए, हेडिंग लिखिए चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 और उसका नाम लिखिए स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कि आप जो स्कीम लेकर आ रही है म्यूचुअल फंड कंपनी, AMC लार्ज कैप फंड ला रही है, हाइब्रिड फंड लेकर आ रही है, इक्विटी स्कीम की मिड कैप ला रही है, स्मॉल कैप लेकर आ रही है ना, मल्टी कैप ला रही है, हाइब्रिड। इट मींस उस स्कीम के बारे में पहले कुछ आपको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए उनको, और आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप एडवर्टाइजमेंट भी देखें म्यूचुअल फंड की तो लास्ट में जल्दी जल्दी आता है, दिस स्कीम इज ऑल्सो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। ये 14-15 वर्ड्स आप बार बार किसी भी एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की हो, चाहे वो धोनी की हो, चाहे किसी की भी हो। बेटे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि आप जब भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो यू शुड बी अवेयर कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू शुड बी माइंडफुलनेस, आपको अलर्टनेस रहनी चाहिए। जैसे सांप की हमेशा अलर्टनेस रहती है, आप हमेशा जागरूक अवस्था में रहें। सब कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, आप भी कर देंगे भेड़ चाल में, तो ऐसा थोड़ी है बेटे। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट गोल। आप मोबाइल फोन लेते हैं, है ना, तो आप ये बताइए, मोबाइल फोन में वो आपको कंटेंट मिलता है पूरा, आप उसको पढ़े ना पढ़े वो एक अलग बात है। वैसे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? बेटे, पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस मोबाइल फोन में बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क कितनी है, रैम ये रहेगी, कैमरे की ये पिक्सल्स हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। आपको वो पढ़ना चाहिए, बेनिफिट तभी होगा। वो बात अलग है कि आप पढ़ते नहीं हैं, अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं या कुछ फीचर से यूज करते हैं। सिमिलरली व्हेन यू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न्ड मनी इन अ स्कीम, you should know what is this scheme, what are the informations, what are the risk level, what is the riskometer, when I can open it, whether it is open ended or whether it is a close ended, whether it is an interval scheme, who are the trustees, how much earn, how much money I can expect, what is how much is the entry load, how much is the exit load। आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बेटे, आपने पढ़ा है सेल्स ऑफ गुड एक्ट में था, लेट द बायर बी अवेयर, कैवेट एम्परर, आपने सुनी होगी नाम।
कैवेट एम्परर का मतलब है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कि जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो आपको ही ध्यान रखना है खरीदने से पहले उसके देखने के लिए कि सब ठीक ठाक है या नहीं। खरीदने के बाद आप आएंगे जी खराब था, ये था, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो यू शुड रीड दैट डॉक्यूमेंट। सिमिलरली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने इन्वेस्टर को ये कहेंगे कि प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स। अब कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? सिस्टम स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट क्या है, स्कीम रिलेटेड स्कीम ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, वो सब हम बातें डिस्कस करेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दें। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपना कंसेप्ट नंबर 1 स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बातें कर रहा हूं। एंड यू हैव टू गिव दीज 3, बेसिकली देयर आर 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो सभी म्यूचुअल फंड्स को देने पड़ेंगे, है ना। थोड़ा सा लिखेंगे ना 1-2 मिनट तो मुझे लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। बेटे आपको मैंने आज एक मूवी भी दिखानी है, एक शायरी, एक शायर, एक गजल सुनाऊंगा। आप पहले लिखिए कमर सीधी करके, ग्रेट मॉर्निंग NISM सीरीज की बातें कर रहे हैं हम, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की बातें कर रहे हैं, और मैं भूपेश आनंद हूं आपके सामने चैप्टर नंबर 5 की बातें कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 1 है स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन की बातें कर रहे हैं। तो आपने ये वर्ड्स सुने होंगे, बेटे ये वर्ड्स लिखने हैं, मैंने जान के लिखे हैं कि आपको लॉजिकली पता चले। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने सचिन तेंदुलकर के म्यूचुअल फंड की एक वीडियो दिखाया था, उसमें भी यही था। क्या था? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। इस दुनिया में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जहां पे रिस्क ना हो। भैया बैंक्स भी फ्रॉड्स निकल जाते हैं, है ना। आप ये बताइए, यस बैंक में भी तो घोटाला हुआ, ऐसे बड़े सारे बैंक तो बंद भी हो गए। तो आप सोचें कि घर से बाहर निकलें और रिस्क नहीं है, आप ध्यान से चलेंगे, सामने वाला तो खराब चल सकता है। तो रिस्क का रिटर्न से डायरेक्ट रिलेशनशिप भी है। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिटर्न होगा। जैसे मोटरसाइकिल आप सीधी सीधी भी चला सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, आराम से चलेंगे, मतलब एक मिनिमम रिस्क बेयर करना पड़ेगा। अगर आप टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जिगजैग वे में चलाएंगे, बार बार ब्रेक्स लगाएंगे, तो बेटे इसका रिस्क कुछ अलग है, लेकिन रिटर्न भी तो है, मजा भी तो आ रहा है। So it means whenever you are investing in mutual fund, no doubt you are believing on Axis mutual fund, no doubt you are believing on HDFC fund manager, बड़े अच्छे हैं वो फंड मैनेजर भाई साहब, लेकिन वो मार्केट से बड़े नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाओगे, डेट में पैसा लगाओगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड की सभी एडवर्टाइजमेंट्स में ये बड़ी क्लियरली दिया हुआ है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। आप सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। तो आज के इस लेक्चर में यही बात तो करनी है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और उन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। तो बेटे ये 14-15 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, है ना। 15 वर्ड्स आप काउंट कर लीजिए, दीज आर 15 वर्ड्स। और आपको मैंने आज बताया कैवेट एम्परर मतलब लेट द बायर बी अवेयर। It means whenever you as an investor investing in something, you have to take steps. You have to be aware of that. You have to read that. Now, what are those documents which are compulsory, which you have to read? तो सेबी रेगुलेशंस में, म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस में 1996 में ऐसे 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले पढ़ने चाहिए और which should be provided by that mutual fund company to their investors so that they can read it, they can find out that whether it is justifiable, whether it is fruitful, whether it is viable to invest it or not. लिख रहे हैं आप, PPTs मैंने दी है, मुझे पता है, वर्कबुक आपके पास है, मुझे पता है, लेकिन लिखने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कल आप अपने क्लाइंट्स को ज्यादा बढ़िया कन्विंस कर पाएंगे। मैं अभी की खुशी नहीं देख रहा, आपकी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देखता हूं। तो लिखिए पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टर्स हैज टू रीड दीज डॉक्यूमेंट्स। अब 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जी। एक डॉक्यूमेंट का नाम है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, स्कीम इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट, SID, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, ये लीजिए। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं ना बेटा। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्कीम की बारे में आपको बताएगा, दैट इज नेम्ड एज स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। घर का नाम है SID, जैसे आपके घर के नाम है बंटी, बबली, बिल्लू, छोटू, रामू। सिमिलरली स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का घर का नाम है SID, SID, SID। एंड अनदर इज स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, SAI। घर का नाम है SAI,
SAI स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। बेटे दो डॉक्यूमेंट्स, इन दोनों को मिला दें तो हम बोलेंगे ये ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा। और अमेरिका में जाएं इन दोनों को मिला दें तो उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। मतलब SID स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्लस स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, दोनों को मिक्स कर दें क्योंकि इसमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, दोनों को मिलाएं तो मुगली गुट्टी 555 बन जाएगी और उस मुगली गुट्टी का नाम है क्या? ऑफर डॉक्यूमेंट। इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी म्यूचुअल फंड कंपनी शुड फर्स्टली कम आउट विद देयर ऑफर डॉक्यूमेंट्स। पहले आप ऑफर तो करो तभी तो वो एक्सेप्ट करेंगे। और इन्वेस्टर को कहा गया कि आप लेट द बायर बी अवेयर, लेट द इन्वेस्टर बी अवेयर, यू हैव टू रीड ऑल दैट डॉक्यूमेंट्स एंड देन ओनली यू शुड गो फॉर दैट, अदरवाइज नहीं जाना चाहिए आपको। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप ये पॉइंट नंबर 2 को लिखें। इन्वेस्टर्स हैज टू रीड 2 डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में एक है सिस्टमैटिक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो स्कीम के बारे में बता रहा है, जैसे लार्ज कैप स्कीम है, इक्विटी लार्ज कैप, तो इक्विटी लार्ज कैप के बारे में बता रहा है कि उसका फंड मैनेजर कौन है, उसका ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, उसका रिस्कोमीटर कितना है, उसमें कितने इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि 20 इन्वेस्टर्स होना कंपलसरी है, पेपर में आएगा। एटलीस्ट किसी भी स्कीम में एटलीस्ट देयर शुड बी 20 इन्वेस्टर्स, अदरवाइज आप उस स्कीम को डिसॉल्व कर दीजिए अगर 20 भी इन्वेस्टर्स नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। आप पहले फोटो बनाइए। इट मींस SID systematic, it means scheme information documents will give you information about particular scheme. And फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, एक्सिस म्यूचुअल फंड की मान लेते हैं 50 स्कीम्स हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड की अज्यूम करते हैं 50 स्कीम्स हैं। इसका मतलब एक्सिस म्यूचुअल फंड के 50 SIDs होने चाहिए। मतलब हर स्कीम का एक सेपरेट स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बिकॉज एवरी स्कीम हैज अ डिफरेंट रिस्क, एवरी स्कीम हैज अ डिफरेंट ट्रस्टीज, कैन डिफरेंट AMCs, every scheme has a different feature, every scheme has a different entry load, every सभी का अलग अलग है। आप ये बताइए, घर में जॉइंट फैमिली में 5 बच्चे स्कूल में जाते हैं तो सभी की रिपोर्ट कार्ड अलग होती है ना। भले 2 ट्विंस बच्चे हैं, ट्विंस भी माता पिता के बच्चे हैं, लेकिन उन दोनों की रिपोर्ट कार्ड अलग होती है। सिमिलरली एक्सिस म्यूचुअल फंड के अगर पास 50 स्कीम्स हैं तो दे शुड इशू 50 SID सिस्टम स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। बट हाँ, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्योंकि हम खाली नाम बताते हैं, ट्रस्टीज का नाम बता रहे हैं, स्पॉन्सर्स का नाम बता रहे हैं, AMC का नाम बता रहे हैं, तो वो कॉमन रहती है ना। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड वालों को 50 तो अपनी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे और एक बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। आई थिंक आप समझ रहे हैं। आप लिखें, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आपके लिए मुश्किल नहीं है दोस्त, कर सकते हैं आप, हिम्मत करिए। ऊपर लिखिए, इन्वेस्टर्स हैज टू रीड 2 डॉक्यूमेंट्स बिकॉज लेट द बायर बी अवेयर। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मैंने लिखा इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर स्कीम। 50 फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिवन एग्जाम्पल, HDFC में मान लेते हैं 80 स्कीम्स है, तो 80 स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स उनको निकालने पड़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड, तो वो 50 स्कीम्स में कॉमन रहती है, तो इसलिए वो एक ही काफी है ना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है म्यूचुअल फंड की, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है AMC की, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है ट्रस्टीज की, तो एक डॉक्यूमेंट भी चलेगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। इट मीन्स ये डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए म्यूचुअल फंड को और इन्वेस्टर्स को, इनको पहले पढ़ना चाहिए। तो प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ USA में, ऑफर डॉक्यूमेंट नाम है इंडिया में। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्लस स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन को दोनों को जोड़ दें तो बेटे इसका नाम है ऑफर डॉक्यूमेंट। अब सवाल आता है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव डिफरेंट सेट्स फॉर डिफरेंट स्कीम्स। Now the point is, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक फॉर्मेट दिया है म्यूचुअल फंड वालों को कि भाई जब भी आपको स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट लेकर आना है तो आपको इस तरह के खांचे से, इस तरह के फॉर्मेट से लेकर आना। जैसे आप चॉकबार खाते हैं तो चॉकबार का एक स्टाइल है ना,
कसाटा खाते हैं तो कसाटा एक अलग फॉर्मेट में आती है, आप इधर क्वालिटी की खाएं, मदर डेयरी की खाएं, जिसकी मर्जी खाएं, उसकी एक ब्रिक देते हैं वो, है ना, एक पीस देते हैं। सिमिलरली सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड वालों को एक फॉर्मेट दिया है कि भाई ये फॉर्मेट है। अच्छा, इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय सेबी, सेबी हैज जस्ट गिवन अ फॉर्मेट ऑफ एसआईडी, अप्रूव तो ट्रस्टीज करेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इज अप्रूव्ड बाय सेबी, बाय ट्रस्टीज, बाय एएमसी। बेटे स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इज बीइंग अप्रूव्ड बाय ट्रस्टीज and the format of scheme information document is given by SEBI, by RBI, by trustees। बेटा SEBI, तो वो बात अभी हम देखेंगे, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक आपको यहां तक कुछ बातें समझ आ रही हैं। अब सवाल ये आता है कि एसआईडी में है क्या क्या। आइए सर, मैं भूपेश आनंद पहले आपको अपनी स्लाइड में लेके जा रहा हूं। अच्छा चलिए, वर्कबुक ओपन हो गई तो पहले वर्कबुक देख लेते हैं। आपके पास, सभी के पास वर्कबुक है? ठीक है सर, बिल्कुल है। इन दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स if any mutual fund is coming with the NFO, new fund offer, then what are the mandatory documents and what are the non-mandatory documents। मतलब आप करें तो ठीक, नहीं करें तो भी ठीक। पहला मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, SID, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, SAI। और तीसरा है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसका मतलब मैं लेक्चर वन में इसको बताऊंगा, लेक्चर 2 में इसको बताऊंगा, लेक्चर 3 में इसको बताऊंगा और मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर 4 में इसको बताऊंगा। इट मींस आई विल बी टेकिंग 4 लेक्चर्स इन एक्सप्लेनिंग चैप्टर नंबर 5, बिकॉज अलग अलग करेंगे तभी समझ आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विच इज वन ऑफ द मोस्ट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, मैं उसकी बातें करने जा रहा हूं। और अभी तक जो भी मैंने बताया आपको थोड़ा सा एक आइडिया तो जरूर लग गया होगा कि व्हाट आई मीन बाय स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड व्हाट इज द फॉर्मेट। सेबी हैज गिवन द फॉर्मेट, सेबी डज नॉट अप्रूव। देखिए चांस के बाद वो लाइन आ गई जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें पेपर बार बार आ रहा है। सेबी अप्रूव नहीं करता स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को, वो ट्रस्टीज अप्रूव करते हैं। हाँ, सेबी ने एक फॉर्मेट दे दिया है कि भाई आप कभी भी बनाओ तो कुछ इस तरह से चीजें आपकी मेंशन होनी चाहिए स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। तो वो फॉर्मेट को देखेंगे, उसके कंटेंट्स को देखेंगे। और मैं अभी आपको ICICI प्रूडेंशियल के एक्सिस म्यूचुअल फंड के स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में लेके जा रहा हूं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। तो चलिए जी, पहले और समझ लेते हैं, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन together are primary source of information for any investor. So let the buyer be aware. SEBI does not approve। देखो बार बार लिखा, बार बार देखो, 1000 बार देखो, मैं कितनी बार मेंशन करूंगा कि SEBI does not approve or disapprove क्या द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि SEBI कहता है भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ट्रस्टीज करेंगे अपने आप, है ना। ड्राफ्ट एस स्कीम इंफॉर्मेशन एंड दिस आर पब्लिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर व्यूइंग। अब आप इसका ड्राफ्ट कैसे बनाना है, सेबी वालों ने कहा जी हमने अपनी वेबसाइट पे रख दिया, आप उस वेबसाइट पे जाइए, देखिए हम क्या सलाह दे रहे हैं, कुछ इस तरह से बनाइए, ये कंटेंट होने चाहिए, इस तरह से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दैट इज गिवन टू यू इन द सेबी वेबसाइट और दैट फॉर्मेट इज गिवन बाय सेबी एज वी हैव जस्ट सीन। The final documents after this instead of this website, उसके बाद एमफी की वेबसाइट में आना चाहिए। अब सवाल आता है कि इसमें सिड में स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा। पहला तो टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे, अभी मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, हाइलाइट्स होंगे, इंट्रोडक्शन होगी, रिस्क फैक्टर्स होंगे, अभी मैं आपको रिस्कोमीटर बताऊंगा, 6 रिस्क होंगे। रिस्कोमीटर के बाद स्टैंडर्ड, स्कीम्स, प्रोविजंस, डेफिनेशंस, ड्यू डिलिजेंस, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम। इट मींस उस स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी जिस स्कीम्स के लिए ये स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। क्या होगी, नेम एंड टाइप ऑफ स्कीम, ये पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट एलोकेशन क्या है, मतलब वो पैसे कहाँ कहाँ पे एलोकेट करोगे, ओके। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, मैनेजर्स ऑफ द स्कीम क्या है, इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या है, यूनिट्स क्या है, ऑफर क्या है, फीस क्या है, राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स क्या है। आई थिंक द लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 वी हैव सीन राइट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, राइट ऑफ दिस, वो सारी राइट्स मेंशन होंगी,
इट मीन्स ये सब कुछ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में दिया जाएगा। अब हम आ रहे हैं प्रैक्टिकली एक बार देखने के लिए कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एक्चुअली में कैसा दिखता है ना, उसका उसका रंग कैसा है। आइए आइए एक बार हम देख लें कि वो दिखने में कैसा है। बेटे आओ आओ मेरे बेटे आ जाओ। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, देखिए मैंने क्या लिखा है, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ऑफ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप। मैंने जान के मल्टी कैप का निकाला, आपको पता है व्हाट आई मीन बाय मल्टी कैप, वी नो दैट। लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है, 10% है, ये है वो सब मैंने चैप्टर 2 में बता दिया है। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या लिखी है, दिस इज सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर सीकिंग, दिस इज सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर सीकिंग। ये देखिए क्या लिखा है, एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। वी नो दैट व्हेन आई से मल्टी कैप आई नो दैट इट इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज मिड एंड स्मॉल, ठीक है। नेम ऑफ फंड देखिए क्या लिखा है, आईसीआईसीआई। नेम ऑफ एसेट कंपनी, ये कवर पेज में लिखा होगा, मतलब पहले पेज में ही आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे आपका आधार कार्ड आता है उसके फर्स्ट पेज में ही सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। सिमिलरली इन्वेस्टर को पहले पेज में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दी जाएंगी। क्या क्या, रजिस्टर ऑफिस कहां पर है, कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पर है, ट्रस्टीज कौन है, ठीक है जी, ट्रस्टीज कौन है। उसके बाद देखिए स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में मैंने कहा दिस इज स्कीम शुड बी इन कंजंक्शन विद दिस, वो कहता है जी आप स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ मिला के पढ़ना। हाँ वो हमें पता ही है। अच्छा यहां देखो क्या लिखा हुआ है, दिस डॉक्यूमेंट इज डेटेड ऑन इस द स्कीम इज डेटेड ऑन 27 मई 2019 में ये डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया था, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। बेटे प्रैक्टिकल जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे आपको समझ कम आएगा और आप अपने क्लाइंट्स को समझा भी कम पाएंगे और पेपर भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि खाली पीपीटी पर पढ़ा के काम खत्म करता हूं। देखिए क्या लिखा है, हाइलाइट्स ऑफ द स्कीम, रिस्क फैक्टर्स अभी हम देखेंगे, requirements of minimum investors, I have told you there are 20 investors, at least there has to be 20 investors, then only you can start with that, ठीक है। special considerations, definitions, due diligence, type of the schemes, what is the investment objective, how will be the scheme allocate, where will be the scheme invest, what are the investment strategies, fundamental attributes क्या हैं, ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेंगी बेटे, फ्रंट पेज में, कवर पेज में। ये देखिए स्टार्ट हो गया, ये जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा नीचे चल रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूं हाइलाइट्स और समरी ऑफ द स्कीम। टाइप ऑफ स्कीम ओपन एंडेड है, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी एंड इक्विटी फंड्स, लिक्विडिटी का बताया हुआ है, ठीक है जी। बेंचमार्क क्या है, वी टेक दिस बेंचमार्क, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स वी गो फॉर दिस, एनएवी वो कहते हैं दिस होगी, एवरी डे वी विल बी गोइंग फॉर दैट। अच्छा लोड्स कितने हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप आओगे तो कितने पैसे लगेंगे, जाओगे तो कितने पैसे लगेंगे, everything is clear। एंट्री लोड देखिए क्या लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ सेबी सर्कुलर दिस इट हैज बीन नोटिफाइड दिस देयर विल बी नो एंट्री लोड, कोई एंट्री लोड नहीं लगेगा। बट हाँ अगर आप चले जाते हो 1% ऑफ एप्लीकेबल एनपीवी विल बी द एग्जिट लोड, अगर आप इतने महीने से पहले जाते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, ठीक है जी। मिनिमम एप्लीकेशन अकाउंट 5,000 रुपए कम से कम आपको देने पड़ेंगे। मिनिमम एडिशनल एप्लीकेशन अमाउंट 1,000 रुपए एडिशनल होगा। सिप का अमाउंट अगर आपको सिप करनी है डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, अमाउंट बताया गया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम इंस्टॉलमेंट ये बताई गई। एसटीपी आर ऑन ऑल। नेम ऑफ द स्कीम, नेम ऑफ द स्कीम में देखिए ग्रोथ दिस स्कीम दिस 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 दिस, इट मीन्स आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन उस स्कीम से रिलेटेड दे दी गई है। बेटे 300-400 पेज की कई बार सिस्टमैटिक स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि और भी बड़ी सारी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बट अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 पेज देखेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया। जैसे मैं कहता हूं कि आप एक बार एक्सिस म्यूचुअल फंड का देखिए। अच्छा मैंने इसमें वैसे एक रिस्कोमीटर दिखाना है ना, इसमें रिस्कोमीटर अभी हम डिस्कस करेंगे कि एवरी स्कीम हैज टू गिव देयर रिस्क, कि भाई रिस्क कितना है ना। रिस्क 6 तरह के होते हैं, रिस्कोमीटर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, पेपर में बार बार आ रहा है कि रिस्कोमीटर का मीनिंग। चलिए मैं एक्सेस में दिखा देता हूँ रिस्कोमीटर, ये देखिए पहले पेज में ही आ गया रिस्कोमीटर। नाउ व्हाट इज रिस्कोमीटर,
It means every mutual fund in their system scheme information document, they have to divide that risk into 6 categories. पहला, ये देखिए, पहला क्या है? लो. दूसरा क्या है? लो टू मॉडरेट. तीसरा क्या है? मॉडरेट. फोर्थ क्या है? मॉडरेटली हाई. फिफ्थ क्या है? हाई. सिक्स्थ क्या है? वेरी हाई. इट मीन्स आपको फिगर से ये भी बताना है कि आपका इस स्कीम में रिस्क कितना है. और रिस्क की बात अभी हम करेंगे, तो हर महीने अगर रिस्क चेंज हो गया, मान लो लो से हाई चला गया या लो से मीडियम हो गया, नाउ दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द इन्वेस्टर्स ईदर बाय एसएमएस और बाय ईमेल. ये कंपलसरी है एज पर द सेबी म्यूचुअल फंड गाइडलाइंस, कि आपको ये भी बताना है कि रिस्क आपके स्कीम का चेंज हो चुका है. मेरी बात आप समझ रहे हैं? अभी हम देखेंगे. पहले एक्सेस की बात करते हैं. एक्सेस में आ जाइए. एक्सेस में मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं. एक्सेस की बात करें. ये देखिए जी, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ एक्सेस एक्चुअल म्यूचुअल फंड, नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ ट्रस्टीज, दिस, नेम ऑफ स्पॉन्सर, सब मेंशन्ड है. इसके बाद हमारे नीचे साइंस दिस टेबल ऑफ कंटेंट आ गए. देखो, एक्सिस म्यूचुअल फंड का लार्ज कैप का मैंने लिया है. टेबल ऑफ कंटेंट ये आ गया जी. समरी ऑफ द स्कीम, इंट्रोडक्शन, रिस्क फैक्टर्स. सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स बनाए गए. रेगुलेशंस, डेफिनेशंस, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, टाइम ऑफ द स्कीम. अब इससे होगा क्या? ये पेपर में थोड़ी आएगा, बट आपको ज्यादा समझ आ रहा है, पता चल रहा है. अब आपको याद करने में या समझने में या अपने इन्वेस्टर्स को बताने में आसानी रहने वाली है. ये देखिए, मैं और आगे कर देता हूँ. मुझे क्या, मैं तो बेटा आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों को समझ आए, है ना. स्कीम कोड ये है, इसकी लिक्विडिटी ये है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एनएवी डिस्क्लोजर्स ये हैं, मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट. इसमें वो कह रहा है जी 100 रुपये, 100 एंड मल्टीपल्स ऑफ 1 हो सकते हैं. मिनिमम एडिशनल परचेज 100 रुपये हो सकते हैं. प्लान्स एंड दिस, ये प्लान्स हैं. ये ब्लू चिप फंड है, रेगुलर प्लान है, डायरेक्ट प्लान है, ऑप्शंस अंडर ईच प्लान, ग्रोथ है, डायरेक्ट है, ये सब कर चुके हैं हम. लोड, एंट्री लोड नहीं है. एग्जिट लोड 10% का है अगर आपने इतने महीने से पहले विड्रॉ कर लिया. इट मीन्स आपको सभी बातें बताई जाएंगी. और ये इंफॉर्मेशन का नाम है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. दिस इज नेम्ड एज स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट. आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं. तो बेटे थोड़ा सा ना हम लिखेंगे ना जब, या चलिए पीपीटी देख लेते हैं. आपको थोड़ा सा अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो मुझे क्या, मैं पीपीटी दिखा देता हूं और आपको ये बताता हूं कि आपको ये सभी बातें लिखनी है जो हमने अभी बताई हैं. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग प्रपोज्ड बाय सेबी, बट इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय सेबी, रादर इट विल बी अप्रूव्ड बाय ट्रस्टीज. स्कीम सूटेबिलिटी. इससे क्या होगा कि एक इन्वेस्टर को ये समझ आ जाएगा कि क्या ये स्कीम, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपको एटलीस्ट पता तो चल जाता है कि क्या ये खाना मेरे लिए सूटेबल रहेगा, मेरे पास भूख कितनी है, हाउ मच आई एम हंग्री एंड हाउ मच आई कैन पे. So he can relate that emptiness of the stomach with the amount which he has in the pocket. So suitability. It means he can find out what is a scheme, you know, in what is the risk involved. वो risk देख सकता है. अच्छा, risk के बाद क्या देखेगा? Type of scheme, investment strategy, asset allocation, investment strategy. It means A to Z उसको सारी information उस particular scheme की मिल जाएगी. और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ most important है दोस्तों. आपने अभी एक्सेस का देखा, आईसीआईसीआई का देखा. सबसे पहला था रिस्कोमीटर. टेबल ऑफ कंटेंट में फर्स्ट पार्ट है रिस्कोमीटर. इट मींस इन दैट रिस्कोमीटर यू हैव टू फर्स्टली टेल कि भाई वो लेवल ऑफ रिस्क कौन से हैं. 6 तरह के रिस्क होते हैं. देखिए मैंने लिखे हैं लो, मॉडरेटली लो, मॉडरेट हाई. ये देखिए एंड this they have given this example of this. तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लगेगा. अब सवाल आता है कि क्या एक बार स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बन गया तो क्या फिर इसको हम चेंज नहीं कर सकते, कि इसको अपडेशन नहीं करना चाहिए? अब मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आने जा रहा हूँ जो पेपर में आपके बार बार आएगा. बेटे मैं अब जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक तो रिस्कोमीटर अभी बताया, रिस्क इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर स्कीम, 6 लेवल्स ऑफ रिस्क. अब मैंने मेन हेडिंग्स लिख ली कि भाई रिस्कोमीटर ये बताता है इसके 6 लेवल्स हैं. आपको वो 6 लेवल्स याद रखने हैं. लो है, लो मॉडरेट है, हाई मॉडरेट है, हाई है, वेरी हाई है. इट मींस अच्छा, अगर मान लेते हैं कोई स्कीम का रिस्क चेंज हो गया रिस्कोमीटर, तो म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी हैज टू कम्युनिकेट दैट. वो मैंने मेन बातें लिख दी हैं. एंड इट इज टू बी रिव्यूड इन अ मंथ. एक बार महीने में हम ये चेक करेंगे कि हमने सबसे पहले बताया था दैट दिस विल बी द रिस्क, क्या आज भी उतना ही रिस्क है.
तो रिस्क इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर स्कीम, 6 लेवल ऑफ रिस्क रिव्यूड वंस इन अ मंथ, इन केस ऑफ चेंज इन रिस्क लेवल टू बी कम्युनिकेटेड, अगर चेंज हो गया रिस्क लेवल, इट इज टू बी कम्युनिकेटेड टू द इन्वेस्टर्स बाय एसएमएस और बाय ईमेल। आई थिंक आपको थोड़ी सी बात समझ आ रही है। अब मैं अपने लेक्चर के लास्ट पड़ाव पे आ रहा हूं, जो आपके वर्कबुक में कुछ बाद में दिया हुआ है, बट मैं बिकॉज आई एम डिस्कसिंग विद स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, तो मैं स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं। थोड़ा टेक्निकल है, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने एक स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बनाया एनएफओ से पहले, न्यू फंड ऑफर से पहले आपने वो डॉक्यूमेंट बनाया, तो क्या उसको बार बार अपडेट करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, 2 बार कर सकते हैं। जब पहली बार प्यार होगा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव, मतलब एनएफओ लेकर आए, एनएफओ के बाद जब पहली बार उसको अपडेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इनिशियल अपडेशन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बार बार देखो, 1000 बार देखो, दैट इज नेम्ड एज सब्सिक्वेंट अपडेशन। आई थिंक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अपडेशंस व्हिच नीड टू बी डन इन केस ऑफ स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। फर्स्ट इज इनिशियल अपडेशन and second is subsequent updation. Now you have to be very much careful in case of initial अपडेशन बिकॉज सब्सिक्वेंट इज वेरी इजी। सब्सिक्वेंट कहती है कि आपको हर 1 महीने, हर 6 महीने में एक बार उसके अगले महीने तक करते हैं वो देखेंगे। अब पहले आपने सुनना है कि इनिशियल अपडेशन क्या होती है। जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड एक नए फंड ऑफर के साथ आई, लार्ज कैप फंड के साथ आई, इशू हो गया, पैसे आ गए, तो अब उनको उस स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। अच्छा, अपडेट कहां तक कर सकते हैं वो थोड़ा सा समझना है। तो पहले आप लिखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अपडेशंस इन एसआईडी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में 2 तरह की इंफॉर्मेशन, 2 तरह की अपडेशंस होंगी। पहली इनिशियल अपडेशन और दूसरी सब्सिक्वेंट अपडेशन। इनिशियल अपडेशन एंड सब्सिक्वेंट अपडेशन। इनिशियल अपडेशन के लिए मैंने आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी बात रखी है ना, और उस बात को अभी पहले हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि वो इनिशियल अपडेशन करते कैसे हैं, वो केस स्टडी देखेंगे। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूं कि पहले आप वर्कबुक में आ जाइए। ये देखिए जी, ये मैं वर्कबुक में आ गया, ये वर्कबुक में आ गया दोस्त, ये मैं वर्कबुक में आ गया और आपकी वर्कबुक मैंने निकाल ली। देखिए यहाँ पर सीधा मैं आ रहा हूँ आपकी वर्कबुक में, थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ और उसमें मतलब स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जहाँ पे खत्म हो जाता है उसके आगे, बिकॉज दे हैव गिवन अपडेशन इन ए कॉमन फॉर ऑल, तो मैंने बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का अपडेशन यहीं पे बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे आगे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ देखिए जी, ये आ गया, ये आ गया जी, ये आ गया दोस्तों, घबराना नहीं, ये आ गया बेटे, अपडेशन ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट्स। मैं अलग अलग कराऊंगा क्योंकि एक साथ कराऊंगा ना सबके, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं अभी जो अपडेशन की बात बता रहा हूं दैट इज इन रिलेशन टू स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। यहां देखिए क्या लिखा है, फॉर द ओपन एंडेड एंड इंटरवल स्कीम्स। क्लोज एंडेड का तो होता ही नहीं। ओपन एंडेड का मतलब क्या है कि जो खुली रहती है, जब मर्जी आओ जब मर्जी चले जाओ। इंटरवल का मतलब क्या है, जो कुछ पीरियड के लिए खुलती है। आई थिंक मैंने आपको बताया था, बाय स्ट्रक्चर में ओपन एंडेड होती है, क्लोज एंडेड होती है और इंटरवल होती है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर द ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड द एसआईडी विल बी अपडेटेड विद इन द नेक्स्ट 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये ध्यान से सुनना है, मैं भी एग्जांपल से समझा दूंगा। वो कहता है जी इट इज टू बी अपडेटेड विद इन 6 months। वो कहता है जी पहली बात 6 महीने में अपडेट करना है। कहां से 6 महीने, नेक्स्ट 6 महीने कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हमारे देश में, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर नवरात्रों में शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है, जनवरी से नहीं शुरू होता। फिरंगियों के देशों में जनवरी से शुरू होता है, हमारे यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो उसके 2 हाफ देख लें अगर हम, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पहला हाफ हो गया 6 महीने, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक दूसरा हाफ हो गया। आराम से पहले एक बार दोबारा पढ़ते हैं। वो कह रहा जी 6 महीने के अंदर अंदर कर दो, फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ और द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्कीम्स वर लॉन्च्ड बेस्ड ऑन द रेलेवेंट डाटा। आराम से, मतलब मैं इसको थोड़ा सा ना आपके लिए प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ये देखिए मैंने लिखा, पहले ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं। एनएफओ आया जी, एनएफओ आया 15
जून 15 जून 15 जून 2022। ठीक है। अच्छा, एक बात और समझनी है कि आपके लिए ये बेटा, ये देखो, ये फाइनेंशियल ईयर है ना। मैंने कहा जी 1 अप्रैल और 31 मार्च, मान लेते हैं, मैं इसमें कोई डेट भर देता हूं, 1 अप्रैल 2022। इसका फर्स्ट हाफ जो है ना वो 30 सितंबर है, मतलब 6 महीने यहाँ हो जाएंगे। और इसके जो अगले 6 महीने है ना वो 1 अक्टूबर से है जी। तो मैं जब भी मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ, तो ये 6 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ मतलब मैं 30 सितंबर को रिलेट कर रहा हूँ। एंड ऑफ द सेकेंड हाफ मतलब मैं 31 मार्च को रिलेट कर रहा हूँ। मान लेते हैं एनएफओ कहीं यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए 15 जून को एनएफओ आया, 15 जून 2022। इसका मतलब ये इस पीरियड में आया भाई साहब, 15 जून में आया, कहीं यहाँ पर आया, मैं रंग बदल रहा हूँ, 15 जून, ठीक है जी। तो इसका फर्स्ट हाफ कब एंड होगा बेटे? इसका फर्स्ट हाफ तो यही वाला है, 30 सितंबर में एंड होगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, इसका एंड कहाँ आ रहा है, हाफ ईयर एंडिंग कहाँ आ रहा है, 30 सितंबर। तो पहली बात आपने ये चेक करना है कि उसका हाफ ईयर एंड कहाँ पे हो रहा है ना। अगर मैं इशू यहाँ लेकर आता हूँ 15 जून में एनएफओ, तो उसका फर्स्ट ईयर हाफ एंड होगा 30 सितंबर में। अच्छा, अगर 30 सितंबर में, तो अपडेशन कब करनी है वो देख लेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दो। पहले आप ये सीख लो कि हाफ ईयर एंडिंग कैसे निकालते हैं। मैं कहता हूं उसके बाद है, अगर 20 अप्रैल को और दिसंबर को कंप्लीट हुआ इशू, तो यहां पर कहीं आया 20 दिसंबर। अगर यहां पर है तो इसका सेकेंड हाफ कब खत्म हो रहा है, मतलब क्योंकि इस पीरियड में आ रहा है, तो 31 मार्च 23 में। तो ये देखिए जी, ये देखिए 31 मार्च, हाफ ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च। पहले आपको हाफ ईयर एंडिंग निकालना आना चाहिए, बड़ा सिंपल है। आप टाइमलाइन बनाइए, 1 अप्रैल से 31 मार्च चले जाइए, पहले 6 महीने 30 सितंबर तक होते हैं, तो वो फर्स्ट हाफ हो गया। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सेकंड हाफ हो गया। आपने अब ये देखना है इशू कौन से दिन आया। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, इशू आया 15 मार्च को, 15 मार्च 23 को आया, तो ये कौन सा इसका एक तो सेकेंड हाफ में, इसका एंड कब होगा, 31 मार्च 23 को। अच्छा, इशू आया 1 अक्टूबर को, सितंबर के बाद आया, तो इसका एंड कब होगा, 31 मार्च को। पहले इसको सीख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बात समझनी है। आप देखो ना, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं फिर दोबारा से जा रहा हूँ वर्कबुक में, और मैं चाहता हूँ कि आप वर्कबुक देखें दोबारा से, आराम से शांति से पढ़ें। मैं उसके बाद आगे चलूंगा बेटे। फॉर ओपन एंडेड इंटरवल स्कीम्स एंड इंटरवल स्कीम्स शैल बी अपडेटेड विद इन, अभी हमने ये देखा नहीं, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स हमने नहीं देखा, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आप फर्स्ट हाफ है 30 सितंबर और सेकेंड हाफ में रंग चेंज कर देता हूँ, रंग ही चेंज कर देता हूँ, ये आपको समझ आ रहा है। सेकेंड हाफ है 31 मार्च, मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ऐसा समझ लीजिए। तो आपको अब देखना है इन विच स्कीम वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द एंड ऑफ। अब स्कीम यहां पे लॉन्च हुई है तो ये एंड हो गया, यहां लॉन्च हुई है तो भी एंड हो गया, यहां लॉन्च हुई है तो ये एंड हो गया, यहां लॉन्च हुई है तो ये एंड हो गया। इसका मतलब जिस हाफ ईयर में वो लॉन्च हुई है उसके एंड में चले जाओ और वहां से 6 महीने ले लो, क्योंकि यहां पे लिखा है इट इज टू बी अपडेटेड इन द नेक्स्ट, इट इज टू बी अपडेटेड, इट कैन बी अपडेटेड अप टू द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अब मैं इसको अपने एग्जाम्पल से बताऊंगा तो शायद आप और ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये देखिए जी, 30 सितंबर तो समझ आ गया था। अब आप ये बताइए, आप मुझे बताइए एक बात, ये बताइए दोस्त कि इसके 6 महीने कब आएंगे, 31 मार्च, बिफोर 31 मार्च 23। इसके 6 महीने कब आएंगे, बिफोर 30 सितंबर 23। इसके 6 महीने कब आएंगे, बिफोर 30 सितंबर 23 और 30 सितंबर, ये 31 मार्च था, इसका कब आएगा, 31 सितंबर। मुश्किल है नहीं, आप अब शांति से पढ़ेंगे, शांति से उस लैंग्वेज को देखेंगे। इट इज टू बी अपडेटेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ और द सेकेंड हाफ इन विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड। मतलब स्कीम जब लॉन्च हुई थी, फर्स्ट हाफ में हुई थी, तो फर्स्ट हाफ के एंड से 6 महीने,
सेकेंड हाफ में हुई थी तो सेकेंड हाफ के एंड से 6 महीने, आपको बस ये देखना है और आपके पास अपडेशन की डेट्स आ जाएंगी। मैंने कहा इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये चेक करिए कि लॉन्च कौन से हाफ में हुई है वो स्कीम, एनएफओ कब हुआ है। ये तो बात हुई इनिशियल अपडेशन की। सब्सिक्वेंट तो बड़ा इजी है। सब्सिक्वेंट जब भी होगा, आप देखिए मेरे सब्सिक्वेंट के लिए क्या लिखा है, सब्सिक्वेंट के लिए क्या लिखा है, सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द हाफ ईयर। मतलब हमने एक फिक्स ही कर दी डेट कि 30 सितंबर के 1 महीना मतलब 31 अक्टूबर तक और 30 अप्रैल तक, क्योंकि पहला 6 महीने पहला हाफ ईयर खत्म होगा 30 सितंबर, तो उसके 30 दिन तक जाएं तो 31 अक्टूबर, दूसरा खत्म होगा 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो उसका 30 दिन जाए तो 30 अप्रैल। ठीक है सर, तो 30 सितंबर 30 दिन से इट मींस एवरी ईयर बिफोर अप्रैल एंड बिफोर अक्टूबर। मुश्किल मान भी सकते हैं, वो मर्जी आपकी है, मेरे हिसाब से तो इजी है। एक बार दोबारा से शांति से देखेंगे तो समझ आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें आप कर सकते थे, आप घबरा जाते। चक्कर तो ये है, हमने दिल को ये समझाया, आपने ना अपने दिल को ये समझाया, बेटे एक डायलॉग बता रहा हूँ, मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपको एक बात सिखा रहा हूँ, दिल आखिर तू क्यों रोता है, कि तू क्यों रोता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तू बन जाएगा ना, क्यों रोता है, घबरा है, नहीं रोना, पढ़ के करोड़ों रुपए कमाने हैं बेटे म्यूचुअल फंड में। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। मैंने आज के इस लेक्चर में आपको स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की पूरी बातें बता दी, अपडेशन की, सब्सिक्वेंट की, इनिशियल की। तो अगर आप ये लेक्चर ध्यान से सुनते हैं तो आप स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप कर सकते हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।